से हम लोग जे मेन का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हुआ था हमारा 4 अप्रैल 2024 को इवनिंग शिफ्ट में, है ना। सेशन 2 इवनिंग शिफ्ट ऑफ 4 अप्रैल। इससे पहले हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से किया होगा। एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द इवनिंग शिफ्ट, है ना, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का लेवल सही भी था और ज्यादातर बच्चों को इजी लगा था जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। और आज भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो शिफ्ट में आए थे सारे के सारे डिस्कस करें। और जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं थोड़ा सा आसान लेते हैं ताकि बच्चों को डिमोटिवेशन ना हो, है ना, उनको ये ना लगे कि भाई एकदम से स्टार्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाए उनका। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं दैट इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आया था एक बार देख लेते हैं। जो आईटी वाला ने बोला है कि भाई इफ -1 to 1 cos alpha x upon 1 plus 3 raised to power x dx is equal to 2 upon y 2 upon pi, then find alpha, है ना। और कुछ ऑप्शन इस तरीके से थे भाई, लाइक पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 6 एंड नन ऑफ दिस। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में लिया जाता है। इलस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रॉपर्टी होती है कि -a से a जब लिमिट जाती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो अपने माइंड में क्या आता है? माइंड में ये आता है कि भाई फंक्शन को चेक करो जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, क्या वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है या फिर किंग्स प्रॉपर्टी माइंड में आएगी। अब लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है बच्चों, कॉस तो देखो इवन फंक्शन होता है, लेकिन जो नीचे वाला फंक्शन है ना वो पता ही नहीं लगेगा क्या है ना। तो हम लोग इसमें किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना। तो एक बार देखते हैं भाई, -1 to 1 इसका सम कितना आया? -1 + 1 0। तो किंग्स प्रॉपर्टी है भाई 0 - x करना है, जहां जहां x है वहां पे क्या डालना है अपने को? 0 - x। कॉस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है ना भाई, चाहे आप +x लिखो या -x लिखो, जो भी इफेक्ट है इसका यहां पे पड़ा 3 raised to power -x। And this is 2 upon pi। अब क्या करना है? इन दोनों को ऐड करेंगे, बिकॉज ऐड करके बेनिफिट क्या होगा ना, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था ना जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से हम लोग पता नहीं कर पा रहे थे कि भाई इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, तो ऐड करने पे ये वाला फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखो आप कैसे। नाउ इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं ना, इसको और इसको। तो इधर क्या आने वाला है? -1 to 1 में देखो बच्चों cos alpha x अपॉन 1 plus 3 raised to power x, ये तो आ गया ऊपर वाला फंक्शन, प्लस cos alpha x, और देखो 3 raised to power जो -x है ना, इसको मैं लिखूंगा 1 upon 3 raised to power x, और एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 1 plus 3 raised to power x, और 3 raised to power x कहां पहुंचेगा? देखो मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया इसको, ये हो गया ऐड करने के बाद, और इधर कितना हो गया? 2 upon pi प्लस 2 upon pi, कितना हो गया? 4/pi। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट जो काम होने वाला है ना, जो फंक्शन तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा था ना वो एलिमिनेट हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर आप cos alpha x कॉमन ले लेते हो ना यहां से, तो यहां बचा 1 plus 3 raised to power x upon 1 plus 3 raised to power x dx इक्वल टू, ये पूरा का पूरा यहां पे कैंसिल। यही करना है जनरली जब भी -a से a में लिमिट हो और यहां पे कोई फंक्शन है इस तरीके का आ रहा हो, एक कांस्टेंट प्लस समथिंग, एक कांस्टेंट की पावर x, तो यही अप्रोच माइंड में आएगी। अब ये बचा यहां पे cos alpha x, ये एक इवन फंक्शन है, तो -a से जब लिमिट होती है और फंक्शन होता है हमारा इवन, तो क्या करते हो आप? 2 times of 0 to 1 cos alpha x dx इक्वल टू 4/pi। तो ये हो गया सिंपली 2/pi। अब देखो ध्यान से, अब cos alpha x को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। cos x का होता है sin x, मगर यहां पे है cos alpha x, तो इसका कितना हो जाएगा? sin alpha x अपॉन अल्फा, लेकिन है ना अल्फा x को आप t मानोगे, t ऐड करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा कहां आएगा? डिनोमिनेटर में, है ना। मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया है, और दिस इज 0 to 1 इज इक्वल टू 2 upon pi। अब लिमिट रख दो भाई,
अपर लिमिट कितनी है साइन अल्फा, एक्स की जगह पे 1 रखा तो हो गया साइन अल्फा अपॉन अल्फा माइनस साइन 0 अपॉन अल्फा, तो 0 ही हो गया, दिस इज 2 अपॉन पाई। अब यहां से आंसर देना बहुत आसान है। देखो भाई अल्फा की वैल्यू क्या हो जिससे आप यहां पे डालो तो 2 अपॉन पाई आ जाए। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो पाई बाय 2 दिख रहा होगा आपको, बिकॉज साइन 90 इज 1, पाई बाय 2 करोगे तो 2 बाई पाई। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये आसान क्वेश्चन था अगर आप इसको ये अप्रोच समझ जाते कि इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगा के ऐड करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड नहीं करोगे तब तक कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंचोगे ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए एडवांस्ड में, मेंस में, हर एक शिफ्ट में जनरली प्रोबेबिलिटी इन्हीं क्वेश्चंस की ज्यादा है। जनवरी अटेम्प्ट में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे काफी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लेने वाले हैं दैट इज फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी पूछा है भाई जेई ने। इफ cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू अल्फा, ये दे रखा उन्होंने, इफ अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई, देन द मिनिमम वैल्यू पूछा इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा की वैल्यू पूछा, एंड ऑप्शंस आर माइनस हाफ, -1, हाफ एंड 0। तो देखो बच्चों ध्यान से, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू अल्फा, तो इस एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू आप तभी तो बता पाओगे ना जब तक ये चीज क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो इसको क्रिएट करते हैं कि भाई ये कैसे बना। तो क्या बच्चों इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, cos इनवर्स x, अब देखो यहां पे sin इनवर्स y है तो क्या मैं इसे cos इनवर्स y में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल भाई, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y, ये है अल्फा, बिकॉज sin इनवर्स y और cos इनवर्स y का सम होता है पाई बाय 2। ये कर क्यों रहा हूं, इसके पीछे का रीजन जानना चाहते हो? बिकॉज मैथ के अंदर हम लोग देखना चाहते हैं सिमेट्री, ना, सिमिलर टर्म्स को पास लेके आना चाहते हैं। यहां पे cos इनवर्स x था ना, तो यहां पे अगर cos इनवर्स y हो गया तो हम कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी अप्लाई तो कर पाएंगे। तो अब जैसे आपने इस माइनस को अंदर भेजा, दिस इज cos इनवर्स y, है ना। अब cos इनवर्स x और cos इनवर्स y को एक साथ ले लो और अल्फा प्लस पाई बाय 2 को उधर भेज देता हूं। ओके, अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको इस आइडेंटिटी को अपने को बताया जाता है कि ये होता है भाई cos इनवर्स ऑफ xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एंड रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। अगर यहां पे cos इनवर्स वाली आइडेंटिटीज में यहां पे प्लस है तो यहां माइनस आता है, यहां माइनस है तो यहां पे प्लस आता है। अब क्या करना है, cos इनवर्स को उधर भेजते हैं, है ना, या ऐसा करो दोनों साइड में cos ले लो आप, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। यहां से इसकी वैल्यू आ चुकी है भाई cos अल्फा प्लस पाई बाय 2, मतलब cos 90 प्लस थीटा। व्हाट इज cos 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में cos हो जाएगा भाई माइनस साइन अल्फा। टेक, मतलब दोनों साइड में हमने क्या ले लिया, cos, ऐसे समझ लो इस चीज को। अब देखो ये चीज क्रिएट करनी है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड करना है अपने को। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे आ रहा है 2xy साइन अल्फा, है ना। तो आप चाहते हो साइन अल्फा और xy को पास पास लेके आए, तो पास लेके आते हैं भाई। दिस इज xy प्लस साइन अल्फा, इसको इधर लेके आया और इसको इस साइड। अब स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा भाई, एक जनरल अप्रोच रहती है ना ये, तो कि स्क्वायर रूट को हटाना ही पड़ता है, कुछ फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है आपको। तो नाउ स्क्वायर बोथ द साइड्स, अगर आप इस साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा, और इधर आप
करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो ध्यान से, सिंप्लीफिकेशन का मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, देन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कैंसिल कौन सी टर्म हो गई? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो एक्सप्रेशन क्या था उनका, इन सारे टर्म्स को अपने को पास पास लेके आना है, इधर से लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर लेके आया, 2xy साइन अल्फा, और इधर कितना बचा, यहां बचा 1, और ये साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसकी आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू वही आएगी जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और किसी का स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0। सो द आंसर इज डी। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो हम 1 आंसर देते, बिकॉज कॉस स्क्वायर अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, and minimum 0. So the right answer is option D. This is again very easy question अगर देखा जाए, बस सिंपल अपने को ये पता होना चाहिए कि what is cos inverse x minus cos inverse of y. इजीली हो जाता है ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार कौन सा है। वेक्टर से ले लेते हैं, एक क्वेश्चन वेक्टर से भी आया है कि लेट ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बोला है इफ a vector plus b vector is perpendicular to a minus b, then lambda is, and options are square root of 17 b1 and c 5 and d root 5। देखो बच्चों ध्यान से, ये क्वेश्चन भी आया है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, सिंपल मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, है ना। तो वही करना है, एक वेक्टर है हमारे पास a प्लस बी एंड द अदर वेक्टर इज a माइनस बी। सो व्हाट इज a प्लस बी? अगर आप a प्लस बी वेक्टर देखना चाहते हो ना, बहुत आसान है, 5i कैप माइनस ऐसे लिख लेते हैं प्लस लैम्डा माइनस 2 j cap minus 2k cap, and what is a minus b? a minus b करोगे बच्चों, this minus this ये हो जाएगा माइनस i cap प्लस लैम्डा प्लस 2 j cap माइनस 4k cap, a minus b करना है। These two vectors are perpendicular, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करके क्या करना है अपने को, 0। So what is the dot product of this? -5 इधर करना है अपने को, 5 का मल्टीप्लाई -1 में प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, ये आइडेंटिटी क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a प्लस b एंड a माइनस b? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस 8। सो व्हाट इज लैम्डा स्क्वायर? लैम्डा स्क्वायर इज 1, सो लैम्डा इज प्लस माइनस 1। 1 ऑप्शन में है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। -5 -4 -9 प्लस 8 -1, ये आंसर है भाई इसका, है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना ही चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी एंड a plus 1, b plus 1 and c plus 1 are in GP, ये GP में है। अर्थमेटिक मीन ऑफ a comma b comma c is 8, then the value of cube of GM of A, B, C। आपको क्या पूछा है? A, B, C का GM निकालना है, देन उसका क्या करना है? Q। तो बेसिकली इन्होंने पूछा क्या है अपने को? ABC की वैल्यू, बिकॉज तीन टर्म्स का ज्योमेट्रिकल मीन कितना होता है बच्चों? ABC रेज़ टू पावर 1/3 और उसका भी क्यूब पूछा है इन्होंने, मतलब 3 से 3 कैंसिल। ये बेसिकली क्या पूछना चाहते हैं अपने से? द प्रोडक्ट ऑफ A, B, C एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन पे लिख लो एक बार, 312, 314, 318 एंड D 128। ये बच्चों आपके पास ऑप्शन। तो जो इन्होंने बोला है बस वही करते जाओ। ABC AP में है, मतलब कंडीशन क्या होती है AP की? 2 टाइम्स ऑफ B is equal to A plus C। और इन्होंने दे रखा है कि द AM of A, B, C is 8। मतलब तीन टर्म्स का AM कैसे निकालते हो बच्चों? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो A plus B plus C की वैल्यू आ गई 24। एंड व्हाट इज A plus C? ये 2B है। A plus C की जगह पर 2B रख दो, B ऑलरेडी है, तो 3B equal to 24, B is equal to 8। अपने पास B की वैल्यू पता चल चुकी है, दैट इज 8, है ना? जो चीजें दे रखी है ना, बस उन्हीं को हमने यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया है ना। प्रॉपर्टीज का ध्यान रखें, इसको अप्लाई कर दिया, इसको कर दिया। अब इस चीज को और देख लेते हैं कि भाई ये तीन टर्म्स जीपी में है, तो जीपी की कंडीशन क्या होती है? b plus 1 का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो बच्चों क्या कंडीशन होती है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एंड व्हाट इज बी? 8। तो इधर कितना हो गया? 8 plus 1 9, 9 का स्क्वायर 81। अब देखो इधर ध्यान से, AC प्लस A, AC प्लस A प्लस C प्लस AC। तो 81 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? AC प्लस AC 2AC प्लस A प्लस C। एंड व्हाट इज A प्लस C? A प्लस C की वैल्यू है 2B। 2B का मतलब 16, क्योंकि B की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहां से अपने पास 2AC की वैल्यू कितनी आ गई? 81 माइनस 16 65। तो AC की वैल्यू आ चुकी है 65 डिवाइड बाई 2। इन्होंने पूछा है अपने को द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC, मतलब ABC की पावर 1/3 और उसका भी क्यूब पूछा है, मतलब वैल्यू को पूछना चाहते हैं ABC की, है ना? B की वैल्यू 8 पता है, AC का प्रोडक्ट कितना है? 65 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया ये? 260। तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या गलती हुई है इसमें? कैलकुलेशन मिस्टेक। ABC आर इन AP 2B इक्वल टू A प्लस C। ABC का AM दे रखा है 84, B की वैल्यू 8 आ चुकी है, GP की कंडीशन लगा दी हम लोगों ने, AC प्लस A प्लस C प्लस 1। ओके 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 ओके, ये सिली मिस्टेक। यहां पे देखो, ये जो प्रोडक्ट किया ना हम लोगों ने, AC
प्लस ए प्लस सी प्लस 1, ये होगा यहाँ पे प्रोडक्ट, है ना। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2b, a प्लस सी 2b है एंड b इज 8, मतलब ये हो गया 16 प्लस 1 17 प्लस ac, तो यहां से ac की वैल्यू आएगी बच्चों 81 माइनस 17 64 आएगी ac की वैल्यू, है ना। अपने को फाइंड क्या करना है, abc। व्हाट इज abc, मतलब ac पता है 64 एंड b की वैल्यू है 8, तो आंसर कितना आ गया। अभी भी क्या गलती हो रही है इसमें भाई, AC ABC तो ज्यादा आंसर आ रहा है यहां से, तो B की वैल्यू 8 रख दी, 8 प्लस 1 81, AC प्लस A प्लस C प्लस 1, एंड व्हाट इज A प्लस C, दिस इज 2B, 16 17, 81 में से 17 गया, ये भी सही है 64। फाइंड करना था अपने को ABC, द ज्योमेट्रिक मीन। फाइव 1 2 आना चाहिए इस हिसाब से। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, देखते एक बार। a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1, ठीक है। ऑप्शन ही करेक्ट कर लेते हैं ना, 5 1 2 कर लो भाई, ऑप्शन में गलती है थोड़ी सी, 3 1 2 की जगह पे आप कर लो 5 1 2, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ऑप्शन में गलती है ना इसमें, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। एबीसी अगर एपी में है एंड दिस इज आर इन जीपी, एएम दे रखा है, यहां से आप इजीली डायरेक्टली एसी की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ना। आपने किया 9 का स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन में ही गलती है इसमें ना, 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर 81, AC प्लस A प्लस C प्लस 1, दिस इज 16 17, ठीक है बच्चों। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये भी एक बेसिक एप्लीकेशन पे था एपी और जीपी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों अभी हम लोग। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dy प्लस y ऑफ 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2 dx इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दे रखा है, देन y ऑफ 2, ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज 2/5 tan इनवर्स ऑफ 2 एंड बी ऑप्शन इज 3/5 tan इनवर्स ऑफ 2, 2/5 tan इनवर्स 3 एंड डी इज 3/5 tan इनवर्स 3। देखो बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 2 डालने पे y की वैल्यू क्या आएगी वो पूछा है। डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रॉपर, पहले तो अपने को इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, इसको यहीं पे ऐसा रख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dy, इस y का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 2x क्यूब प्लस 2x में, साथ में क्या आएगा यहाँ पे dx इक्वल टू 2dx, वो जो -2 था ना dx के साथ मैंने उधर भेज दिया। नाउ अब मैं क्या करता हूं, हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, है ना, और dx से भी कर देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, प्रॉपर फॉर्म में बन जाएगी हमारी लीनियर वाली फॉर्म जो है ना। dx से dx खत्म हो गया बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे बना ओनली dy बाय dx प्लस y 2x क्यूब प्लस 2x
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है? अब तो बहुत आसान है बच्चों इसको करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा इसका? e रेज टू पावर जो p है हमारा, है ना, p कितना है यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 2x अपॉन इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो dx, है ना। और जैसे ही आपने होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया आपको दिख गया कि डिनोमिनेटर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। डिफरेंशिएट करो एक बार। लेट यहां पे अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए इसको t मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करो दोनों साइड तो कितना होगा यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 4x dx इक्वल टू dt। 4 कॉमन ले लो आप तो कितना बचेगा x क्यूब प्लस x dx इक्वल टू dt। तो जो न्यूमरेटर में लिखा था क्या फंक्शन वही बन चुका है 2 कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ चुका है बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अभी सॉल्व तो कर ही रहे हम लोग लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा। पहले कितना आ गया? व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? अब इसको आप t डाल दो ना। देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे 2 टाइम्स लिखोगे ना तो 2 इधर पहुंच गया बोला। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? dt अपॉन 2 में। e रेज टू पावर dt अपॉन 2। इज इट क्लियर? dt अपॉन 2। और वहां पे इसको तो हम लोगों ने t अज्यूम किया है तो ये जो फाइनल ओवरऑल आंसर आएगा ये हो गया log t। एंड व्हाट इज log t? log t का मतलब t को माना है हमने, t को माना है बेसिकली हमने x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो सिंपल जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा वो बचा x स्क्वायर प्लस 1। ये बचा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिल्कुल सिंप्लीफाई होने के बाद। अब बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो लिखना आना चाहिए। क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q। एंड व्हाट इज q? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो हमने प्रॉपर फॉर्म में इसको बनाया था ना dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वहां से जो q उठाया इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहां से बचा बच्चों y इक्वल टू एक्स प्लस एक कांस्टेंट और आ जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहां पे बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका इंटीग्रेशन होता है 2 tan इनवर्स x। 2 तो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिया। अब ये जो कांस्टेंट बचा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने दे रखा है कि जब आपने x को 0 डाला तो y ने क्या वैल्यू दी? 0। तो यहाँ पे आपने x को 0 डाला, y को 0 डाला, यहाँ ओवरऑल 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया तो कांस्टेंट बेसिकली 0 आ गया। अब उन्होंने पूछा y ऑफ 2, जहां जहां x है वहां वहां 2 डालो आप। तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 2 tan इनवर्स 2। जहां जहां x है वहां पे 2 डाल दो। सो व्हाट इज y? y की वैल्यू आ गई 2 by 5 tan इनवर्स 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बच्चों एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी बेसिक क्वेश्चन था। पहले तो अपने को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है dy by dx प्लस py इक्वल टू q। वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सिंपल जो सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन है उसमें बस अरेंज कर देना है ना। तो अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इफ fx इक्वल टू ये एक फंक्शन दे रखा है fx, देन जो पूछा इन्होंने लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अपॉन x क्यूब इसकी वैल्यू पूछा है एंड ऑप्शंस आर 1/6,
1/24 माइनस 1/6 एंड 1/2। तो वो जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अपॉन x क्यूब की वैल्यू पूछा है इन लोगों ने, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा फॉर्म कौन सी बन रही है। नीचे तो चलो 0 बन रहा है, ऊपर क्या बनेगा f ऑफ 0। जैसे ही आप f ऑफ 0 निकालोगे तो लिमिट क्या बन जाएगी इसकी 0 से लेके 0 तक, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा दैट विल बी 0। मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। तो क्या आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? लिमिट फाइंड करने 0/0 फॉर्म में क्या करते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर f' अपॉन 3x², है ना। लेकिन अपने को जरूरत पड़ेगी यहाँ पे f' की, वो निकलेगा यहां से न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगानी पड़ेगी बच्चों। f' इक्वल टू अपर लिमिट जो भी है वहां पे t की जगह डालते जाओ, है ना। जहां जहां t है वहां पे x डालो पहले तो, साइन ऑफ 1 माइनस e की पावर x इंटू x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। ये आ गया आपका f', इसको डाल दो वहां पे x प्लस साइन ऑफ 1 माइनस e की पावर x अपॉन 3x²। f' निकाला हमने न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगा के। अगेन जब आपने चेक किया तो फिर से ये 0/0 फॉर्म बन गई, तो क्या फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। जब तक एक फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए, x का कितना होता है 1, साइन का cos, लेकिन जो कुछ भी अंदर है उसका अगेन आप फर्दर में डिफरेंशिएट करोगे, 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x अपॉन 6x। अभी तक क्लियर है ना। अब चेक करते हैं कि भाई अभी भी नीचे तो 0 बनना है, ऊपर क्या बना cos 0 cos ऑफ 1 माइनस 1 e की पावर 0 कितना होता है, ठीक है। यहां पे माइनस e की पावर x, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हट चुकी है क्या हमारी। 1 प्लस यहाँ पे 1 आया, 1 माइनस 1 0। अभी भी भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है बच्चों, देखो ऊपर 0 बनना है, यहाँ पे 1 है, यहां से आया -1, 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0/0 बन रही है। अगेन क्या फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या इसको? देखते हैं एक बार। अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए चलो कर ही लेते, कोई बात नहीं। अगेन डिफरेंशिएट आपने किया बच्चों, तो यहां पे कितना हो गया, 1 का क्या होता है 0, cos का होता है माइनस साइन ऑफ 1 माइनस e की पावर x और माइनस e की पावर x। इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे आप, है ना। ये वाला एज इट इज रखा हमने, सेकंड वाले को हमने एज इट इज रखा है, अभी उसको कुछ नहीं किया भाई। सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या cos का क्या होता है माइनस साइन, और यहाँ पे जो कुछ भी है उसका अगेन। अब हम लोग कर रहे हैं, अब इसको एज इट इज रखा हमने, प्लस cos ऑफ 1 माइनस e की पावर x, इसका दोबारा से आप करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस e की पावर x अपॉन 6। x का 1 हो गया तो नीचे बचा 6। अब बस, अब आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म हट चुका है। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 0 रख दो बच्चों। यहां पे आपने रखा साइन 0 बना, तो इसने पूरे को 0 कर दिया। यहां पे देखो ध्यान से क्या बनता है, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और e की पावर 0 ये बना -1, तो -1/6 will be the right answer. C ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ध्यान से, जब x को 0 डाला ना आपने, तो यहाँ पे e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो साइन 0 0 होता है, तो इसने पूरे को ही 0 कर दिया। तो जैसे ही आपने x को 0 यहाँ पे रखा cos वाले टर्म में, तो यहाँ पे cos 0 बना, दैट इज 1, और माइनस e की पावर x -1। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी जाते हैं भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग, पैराबोला से भी क्वेश्चन पूछा है। अब पैराबोला y² equal to 12x has a chord
PQ with midpoint 4, 1, then equation of PQ passes through। किस पॉइंट से और ये पास कर रही है इसकी कॉर्ड है ना, 1/2, -20 A option, and B option is 1/2, -20, C option is 10, half, and D option is -10, -half। एक पैराबोला है बच्चों जिसकी एक कॉर्ड है PQ, उसका मिड पॉइंट दे रखा है, देन द इक्वेशन ऑफ PQ, मतलब पहले PQ की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका मिड पॉइंट 4, 1 है, तो पॉइंट डाल डाल के चेक कर लेंगे कि भाई कौन सा पॉइंट उस लाइन पे है। T = S1, पैराबोला हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, किसी की भी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट हमें पता है 4, 1, तो उसकी इक्वेशन होती है T = S1। एंड व्हाट इज T? 4, 1 को लेके जो टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग लिखते थे ना, दैट इज T। S को मान लिया है मैंने y² - 12x, तो S1 कितना हो गया बच्चों? व्हाट इज S1? जहां जहां y है वहां पे 1 डाल दो, और जहां पे 12, जहां पे x है वहां पे 4, तो S1 की वैल्यू आ गई 1 - 48 = -47। दिस इज S1। एंड व्हाट इज T? T बेसिकली अगर ये 4, 1 पॉइंट पैराबोला पे होता तो हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते? तो T का मतलब सिंपली होता है y1 - 6 of x plus x1। देखो ध्यान से, y² को रिप्लेस करना होता है टेंजेंट के लिए y1 से, और x को रिप्लेस करना पड़ता है x plus x1 divided by 2, 2 into 6, 6 टाइम, सिंप्लीफाई कर लिया। एंड व्हाट इज y1? y1 का मतलब है 1 और x1 का मतलब है 4। इसको तो रख दो बच्चों t की जगह पे, और S1 हमारा आ चुका है -47। ये आ चुकी है कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो 4, 1, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, -6x - 24 = -47, तो 6x माइनस y की वैल्यू आ चुकी है हमारे यहाँ पे 74323। ये है द इक्वेशन ऑफ PQ। अब किस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे आप बी ऑप्शन को चेक करोगे, x की जगह पे हाफ एंड y की जगह पे -20, देखो यही सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, -20 माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 23। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये भी बहुत आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट अगर गिवन है तो किसी की भी कोनिक सेक्शन की कॉर्ड की इक्वेशन होती है T = S1, और T निकालना अपने को आता है। S1 इज बेसिकली वो पॉइंट को आप उस इक्वेशन में डाल दो, सेटिस्फाई करा दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं लिमिट का, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। f ऑफ x दे रखा है, इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है 72 माइनस 9 8 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस √1 प्लस cos x। ये तो है when x is not equal to 0। ये है x equal to 0 पर। इन्होंने बोला है कि ये जो फंक्शन है ना इज कंटिन्यूअस एट x equal to 0, देन फाइंड a²। a² की वैल्यू इन्होंने पूछा है, ऑप्शन में दे रखा है 1152 572, C is 1225 and D option is 5। देखो ध्यान से बच्चों, एक फंक्शन है, इसमें अननोन कौन है a, ये फाइंड करना है। अगर 0 पे कंटिन्यूअस है मतलब जो इसकी लिमिट निकलेगी 0 पर LHS, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और किसके इक्वल होनी चाहिए? f ऑफ 0 के। तो मतलब आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो 0 पर या राइट हैंड लिमिट निकाल लो,
और उसको किसके साथ इक्वेट कर दो, इसके साथ, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं वही करता हूं, मैं जीरो पे निकालना, दोनों ही लिमिट यहीं से आने वाली है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वहीं से आने वाली है। तो मैंने निकाल ली, कोई भी लिमिट निकालो आप, RHS निकाल लेते हैं। सपोज लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0, इस फंक्शन को देखो ध्यान से, क्या बच्चों 72 को ऐसे लिखा जा सकता है 9 रेज़ टू पावर x 8 रेज़ टू पावर x, देखो ध्यान से, है ना, माइनस हम लोग इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है ना, जो x को जैसे ही आपने 0 डाला, डिनोमिनेटर में कितना बन गया, √2 माइनस √2, बिकॉज cos 0 होता है 1, डिनोमिनेटर में 0 बन गया, न्यूमरेटर में भी आप जैसे ही रखोगे x को 0 तो वहां भी 0 बन गया ना, 0/0 फॉर्म बन गया। अब अपने को एक फाइनाइट वैल्यू लानी है, उसके लिए क्या करोगे, पहले तो एक काम करता हूं, जो नीचे प्रॉब्लम दे रहा था ना 0, उसको खत्म करने के लिए मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। चलो भाई, √2 प्लस √1 प्लस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि ना, ये डिनोमिनेटर को जो 0 बना रहा था, एटलीस्ट वहां से कुछ तो सिंप्लीफाई होगा, देखते हैं क्या होता है। तो नीचे बन गया a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, व्हाट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो नीचे तो बच गया बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर होता है 2, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ √1 प्लस cos x, दैट इज 1 प्लस cos x, कितना हो गया। अब देखो ध्यान से, इस चीज को गौर से देखो एक बार, क्या लिखा हुआ है, इज दिस, देखो ध्यान से, क्या ये नहीं लिखा हुआ, इन दोनों में से आप 9 की पावर x कॉमन ले लो तो बचेगा 8 रेज़ टू पावर x माइनस 1, और यहां से -1 ले लो, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये बहुत आसान है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, है ना। और ऊपर चल रहा था हमारा √2 प्लस √1 प्लस cos x, आप x को 0 रख दो तो √2 प्लस √2 क्या हो गया ऊपर 2√2, वो तो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही थी, वो हमने फाइंड कर ली। डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या बचा, 2 माइनस 1 माइनस cos x, तो ये बचा बेसिकली 1 प्लस cos x, है ना, सॉरी यहां पे प्लस है ना, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस cos x, तो यहां पे बचा डिनोमिनेटर में बचा भाई 1 माइनस cos x, तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos x। अब देखो ध्यान से, यहां से बस कुछ रिजल्ट निकालने वाले हम लोग, एज अ रिजल्ट कुछ लिमिट्स अपने को याद रखने को भी बोली जाती थी, उन्हीं का यहाँ पे अप्लाई करें। देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, क्या अभी फर्क है क्या, अभी देखो ध्यान से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अपना काम चल जाएगा। यहां से देखो, जब लिमिट 0 की तरफ जाती है तो 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कहां पे जाता है भाई, इसको एज अ रिजल्ट याद करने को बोला जाता है ना। देखो ध्यान से, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, या तो आप निकाल भी सकते हो, यहां से डिराइव कर सकते हो प्रॉपर, cos x का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, यहां से देखो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो cos x का, तो ये डिनोमिनेटर देखते हैं कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस cos x को ब्रेक किया हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, तो 1 से 1 कैंसिल। अब यहां पे x/2 है तो मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो चला गया 1 में, इसकी लिमिट आती है हाफ, ये अपने को याद भी रखना है। तो डिनोमिनेटर में बचा हाफ, लिमिट सॉल्व करने के बाद में कंप्लीटली, है ना, बहुत आसान है याद रखना उसको, यहाँ पे याद भी रख लो या आप डिराइव कर सकते हो अगर भूल रहे बीच में तो। एंड व्हाट इज a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लॉग होता है ना, जब a की पावर x है ना, तो ये कितना हो गया यहां से, a का मतलब 9, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, जब लिमिट x 0 की तरफ टेंड करती है ना, तो ये होता है बच्चों log 3 और log 9, दिस इज log 9 एंड दिस इज log 8, 2√2 पहले से था यहाँ पे, ये आ गई बच्चों इसकी लिमिट फाइनाइट 0 पे, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये आ गया फाइनल हमारा, 2√2 ऑलरेडी था, नीचे वाली लिमिट को सॉल्व करके आया हाफ,
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 2 पहुंच गया ऊपर 4√2 log 9 log 8, 2 into 2 4√2 log 9 को आप लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर, तो 2 log 3 लिख सकते हो इसको, log 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, तो उसको लिख सकते हो आप 3 log 2। अब इसको कंपेयर कर लो भाई, ये किसके इक्वल होना चाहिए, a log 2 log 3, बिकॉज जो लिमिट x की लिमिट जो 0 पर LHL या RHL आपने निकाली है वो किसके इक्वल आनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, f ऑफ 0 पे, जो 0 पे वैल्यू दे रहा है फंक्शन, वो कितना है a log 2 log 3। तो व्हाट इज a, यहां से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कितनी आएगी 24√2, उन्होंने पूछा है a स्क्वायर, देन व्हाट इज a स्क्वायर 24 into 24 into 2, 24 का स्क्वायर होता है 576 into 2, it's 11 है ना, 1152, A ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि इसको अपने को एक तो इस प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना था और बस सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पूछा है उन्होंने, इफ fx इक्वल टू, if f of x is equal to 3 root of x minus 2 plus root of 4 minus x, इसकी मिनिमम वैल्यू को तो बोल रहे हैं वो लोग, मिनिमम वैल्यू को तो अल्फा बोल रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यू को बोल रहे हैं बीटा, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इंटीजर में क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इंटीजर में पूछा है, ऑप्शन नहीं है इसमें ना, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। एक फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके आप उसे 0 के इक्वल करोगे तो जो x की वैल्यू वहां से आएंगी जिन पे या तो fx 0 हो रहा हो या फिर नॉट डिफाइंड हो रहा हो, उन्हीं पॉइंट्स को चेक करना पड़ता है, उन्हीं पे मैक्सिमम आएगा, उन्हीं पर मिनिमम। सो व्हाट इज f डैश x, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया 3x माइनस 2 की पावर हाफ, हाफ को आगे लेके आए, हाफ माइनस 1 कितना हो गया माइनस हाफ, वो आ गया नीचे, ऐसे यहां पे किया 4 माइनस एक्स की पावर हाफ, हाफ को आगे लेके आए, 4 माइनस एक्स की पावर हाफ माइनस 1 कितना होता है माइनस हाफ, तो स्क्वायर रूट को नीचे ले आया और इसको अगेन दोबारा से आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां आ जाएगा माइनस 1। ये आ चुका है आपके पास f डैश x। अब इसे थोड़ा अच्छे से फॉर्म में लिखते हैं, देखो 1/2 कॉमन आ रहा है, एंड व्हाट इज एलसीएम, x माइनस 2 एंड 4 माइनस x, यहां पे क्या बचा 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस x माइनस, इतना सिंप्लीफाई कर लो इसको। अब देखो ध्यान से f डैश x कहां पे 0 हो रहा है या फिर नॉट डिफाइंड, अब इसको या तो 0 करोगे पहले, तो चलो 0 करके देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो ये डिनोमिनेटर तो 0 में चला गया, तो यहां से बचा 3 रूट ऑफ 4 माइनस x इक्वल टू, अगर आपको 0 करना है तो न्यूमरेटर कहां 0 हो रहा है वो वाले पॉइंट, और डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है वो वाले पॉइंट, तो 2 पॉइंट तो यहां से मिल रहे हैं साफ क्लियरली, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है मतलब f डैश x क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड, इन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे। और एक पॉइंट वहां से भी आ रहा है यहाँ पे जब न्यूमरेटर 0 हो रहा हो, मतलब फंक्शन क्या हो रहा हो 0। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर बोथ द साइड, 4 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो कितना आया ये 36 माइनस 9x इक्वल टू एक्स माइनस 2, 10x इक्वल टू 38
x इक्वल टू 19/5। तो 3 पॉइंट आपको चेक करने हैं, इन पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम। कौन कौन से पॉइंट आ गए? 4, 2 एंड 19/5। इन पॉइंट्स को आप इस फंक्शन में डाल डाल के चेक कर लो बच्चों। जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम आएगी और जो मिनिमम है वो मिनिमम। जैसे x को 2 डाला, व्हाट इज f ऑफ 2? ये 0 हो गया, यहां से कितना आया? √2। एंड व्हाट इज f ऑफ 4? यहां पे डाला 4 - 2 √2, वो 0 हो गया। व्हाट इज f ऑफ 19/5? जहां जहां x है वहां वहां 19/5 डालो आप, है ना? 19/5 एलसीएम लो, तो यहां से आ गया 9/√5, यहां से आपने किया 20 - 9 1/√5, यहां से आ गया आपका 10/√5। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इट विल बी 2√5। अब इन तीनों में से जो वैल्यू बड़ी है दैट विल बी मैक्सिमम, और जो वैल्यू छोटी है वो छोटी आएगी। तो इजीली देख पा रहे हो, दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज √2 एंड बीटा इज 2√5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया? 2 + 20 दैट इज 22। ये क्वेश्चन आया था बच्चों इंटीरियर में, ना? इंटीरियर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एओडी का क्वेश्चन है। नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है अपने को बस, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों अब हम। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल का क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज √10 और एक लाइन है x + y = 4 इज द लाइन, is the line of diameter, मतलब diameter है बेसिकली ये, intersecting the circle P and Q, दो पॉइंट पे कट कर रही है। a chord MN, एक chord और है MN, लेंथ 2 मीटर, हैविंग स्लोप -1। अब पूछा इन्होंने फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the chords PQ and MN। ऑप्शंस हैं यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5। देखो बच्चों, एक सर्कल है, इसकी रेडियस है √10, एक लाइन है जो इसके डायमीटर से पास कर रही है, और सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? P और Q पॉइंट पर। अब इसके पैरेलल में एक और लाइन है MN। अब ये कैसे पता लगा बच्चों के पैरेलल है? बिकॉज इस लाइन की भी स्लोप आप देखोगे तो -1 आ रही है जो डायमीटर से पास कर रही है, और MN की भी स्लोप इन्होंने -1 दे रखी है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियरली देख पा रहे हो आप? एंड इसकी लेंथ भी दे रखा है इन्होंने 2 MN की, है ना? मतलब आपने अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, इसको मान लेते हैं O मान लेते हैं, चलो, मतलब ये इसे आधा आधा करेगा, मतलब दिस इज 1 एंड दिस इज 1। अपने को ये फाइंड करनी है, मतलब बीच की डिस्टेंस, दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस इन्होंने पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये अपने को पता है क्या है? रेडियस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस ट्रायंगल में। रेडियस का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 1। सो d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 - 1, d स्क्वायर इक्वल टू 9,
d equal to 3. So the perpendicular distance between the lines is 3 meter. बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये पता करना है कि वो जो mn कॉर्ड है 2 मीटर लेंथ वाली वो इसके पैरेलल है कि नहीं है। वो पता लगेगा आपको स्लोप से, क्योंकि इसकी स्लोप है -1 और इसकी भी स्लोप -1 दे रखा है। सबसे आसान क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट का। हाइपरबोला भी है उसमें और सर्कल का भी क्वेश्चन दे रखा है इन लोगों ने। इन्होंने दे रखा है फॉर अ हाइपरबोला, एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 एंड C1 इज अ सर्कल। एक सर्कल दे रखा है इन्होंने C1 टचिंग हाइपरबोला, ये टच कर रहा है हाइपरबोला को, सर्कल टचिंग हाइपरबोला, हाइपरबोला को टच कर रहा है, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0, क्लियर है। एंड C2 इज अ सर्कल, एक दूसरा भी सर्कल है C2 इज अ सर्कल सेंटर्ड एट 8,0। C2 एक सर्कल है जिसका सेंटर है 8,0, टचिंग हाइपरबोला एट वर्टेक्स, टचिंग हाइपरबोला एट वर्टिसेस, ठीक है। इफ एरिया ऑफ C1 सर्कल का जो एरिया है दैट इज 36 पाई एंड जो C2 का एरिया है दैट इज 4 पाई मीटर स्क्वायर, यूनिट तो होता है एरिया का मीटर स्क्वायर, फाइंड a² प्लस b²। ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने 40, B is 43, C ऑप्शन इज 64 एंड D ऑप्शन इज 56। देखो बच्चों ध्यान से, एक हाइपरबोला है जिसमें A और B अननोन फैक्टर है, वो अपने को पता करना है, उनका स्क्वायर का सम, और एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0। पहले तो देखो ध्यान से, ये एरिया दे रखा है इन्होंने, रेडियस फाइंड करने के लिए दे रखा है अपने को, है ना। पाई r1² इक्वल टू 36 पाई, तो r1 तो बच्चों आ गई यहां से 6, और जो सेकंड वाला सर्कल का एरिया है पाई r2² दैट इज 4 पाई, तो यहां से r2 आ गई 2, है ना। कहने का मतलब ये जो पहला वाला सर्कल है वो हाइपरबोला को टच कर रहा है, उसका सेंटर है 0,0। कहने का मतलब इस तरीके से ये उस हाइपरबोला के क्या होंगे बच्चों, दिस इज फोकस बेसिकली, -a,0 एंड a,0, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। और एक दूसरा सर्कल है C2, उसका सेंटर है 8,0 पर, मतलब 6, पहले वाले सर्कल की रेडियस है 6, एक्चुअली यहां पे ये होना चाहिए C2 इज अ सर्कल सेंटर्ड एट फोकाई, ऐसे कर दो, यहां पे फोकाई लिखो बच्चों ना, फोकाई एंड टचिंग द हाइपरबोला, अगर आप ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है, ये ठीक है ना। जो उसका सेंटर है वो किसी एक फोकस पर है, इस तरीके से लैंग्वेज होनी चाहिए बच्चों, तो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल दैट इज 2, और ये कितना है 6। पहले वाले सर्कल की रेडियस है 6, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है 2, लेकिन उसका सेंटर कहां पे है, उसका सेंटर है भाई किसी एक फोकस पर, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला कहने का मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई 8 का मतलब क्या होता है AE की वैल्यू हमारे पास पता चल चुकी है 8, और हम जानते हैं फॉर हाइपरबोला b² इक्वल टू a² e² -1, तो आप यहां से
ए स्क्वायर का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए ई का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर दैट इज 64। सी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन की में कि जो C2 सर्कल है हमारा उसका सेंटर किसी एक फोकस पर है हाइपरबोला के, तो अपने को पता चल जाएगी वहां से AE की वैल्यू यहां से यहां तक होता है AE दैट इज इक्वल टू 6 यहां से यहां तक हो गया एंड टू दिस AE की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में और AB के टर्म्स में अपने को याद होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन ही था, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछ नहीं रहे जेईई वाले आजकल, स्पेशली 2024 में तो नहीं पूछे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टीम ए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। टीम ए है कोई, प्लेस 10 मैचेस, टीम ए 10 मैच खेल रही है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज, यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग होगी बच्चों 2/3, ये दे रखी है उन्होंने। फिर उन्होंने बोला है they win X matches, they win X matches and lose Y matches. Probability such that mod of X minus Y is less than equal to 2 is P. उन्होंने बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x माइनस वाई का मॉड आपने लिया दैट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 2 इज p। देन जो उन्होंने पूछा है देन फाइंड 3⁹ टाइम्स ऑफ p, ये वैल्यू अपने को बतानी। ए ऑप्शन इज 8288 एंड बी ऑप्शन इज 8381 एंड सी ऑप्शन इज 8461 एंड डी ऑप्शन इज 8911। तो देखो ध्यान से, एक मैच, एक टीम है 10 मैच खेल रही है, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है, हारने की भी अपने को पता है। अब x मैचेस तो जीत रहे हैं वो लोग और y मैचेस लूज कर रहे हैं ना। प्रोबेबिलिटी इस तरीके से दे रखी है उन्होंने कि हारने और जीतने वाले मैचेस का जो डिफरेंस है वो 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब, पहला केस तो आप ये बना सकते हो बच्चों कि अगर मान के चलो 6 मैच जीत जाए और 4 मैच हार जाए, और केस सेकंड क्या बना सकते हो, है ना, इनका डिफरेंस लो, तो या तो 2 आएगा या 2 से छोटा आएगा। सेकंड केस ये बन सकता है कि भाई 4 मैच तो जीत जाए और 6 मैच हार जाए, तो इनका भी जब आप काउंटिंग का डिफरेंस लोगे ना, हारने और जीतने वाले मैचेस का डिफरेंस, यहां पे भी 2 आएगा। क्या एक बन सकता है क्या कभी डिफरेंस इनका? वो तो बच्चों बन ही नहीं पाएगा। 10 मैचेस खेल रहे हैं ना ये लोग, 10 मैचेस खेल रहे हैं, इनका डिफरेंस 2 या 2 से छोटा। हाँ, एक केस ये भी बन सकता है। केस थर्ड क्या ले सकते हो बच्चों आप? केस थर्ड ले सकते हो 5 मैच जीत जाए और 5 मैच ही हार जाए, तो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा बच्चों कोई केस नहीं बनेगा, आप देख सकते हो, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा जिससे हारने और जीतने वाले मैच का डिफरेंस 2 या 2 से छोटा आ जाए। बस अब अपने को यहां से बस सिर्फ केसेस बनाने के बाद बस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। भाई 6 मैच 10 में से आउट ऑफ 10 6 मैचेस जिताने हैं आपको, 10 में से कोई भी 6 मैच जिताने हैं, तो जीतने वाले की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और हारने की प्रोबेबिलिटी है
देखो बच्चों, यहां से जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना, 6 मैच जीत जाए 10 में से कोई भी 6 मैच, 10c6 जीतने की प्रोबेबिलिटी की पावर क्या लगाओगे आप, 6, और हारने की प्रोबेबिलिटी को लगाओगे पावर 10 - 6, इनका डिफरेंस 4, क्योंकि आप सक्सेस यहां पे अज्यूम करके चल रहे हो, जीतना जीतना एज ए सक्सेस ले रहे हो आप, है ना। सेकंड केस में आपको 10 में से 4 बार जिताना है, मतलब 1/3 raised to power 4 and 2/3 raised to power 6, ये भी आ गया ना, ये भी केस बन सकता है। और 5 जीते 5 हारे, 10 में से कोई भी 5 जीत जाए, 1/3 raised to power 5 and 2/3 raised to power 5, ये सारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। अब इन सारी प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड कर लेना है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है भाई, 1/3 ये वाला प्रोडक्ट करके देखते हैं, नीचे तो कितना आने वाला है, 3 raised to power 10, है ना, नीचे डिनोमिनेटर में तो 3 raised to power 10 आने वाला है, वो आप हर एक में से कॉमन ले सकते हो। यहां पे ऊपर से कितना आएगा, 10 raised to power 4, यहां से आएगा 10 raised to power 6, यहां से आएगा 10 raised to power 5। चलो जो ऐड करते हैं इनको एक बार, तो ये वैल्यू बतानी है आपको, 3 raised to power 9 टाइम्स ऑफ p, केस 1 है हमारा। अब इनको ऐड करते हैं सबको, यहां पे 10c6 को आप कैसे एक्सपेंड करो, 10 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 raised to power 4 अपॉन 3 raised to power 10, 3 की पावर 6, 3 की पावर 4 हो गया 3 raised to power 10, प्लस यहां से क्या आया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 raised to power 6 अपॉन 3 raised to power 10, यहां से भाई 2 की पावर 6 था, 1 की पावर 4 का मतलब 1, 3 की पावर, डिनोमिनेटर में तो हर एक में 3 raised to power 10 आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहां पे हो गया 2 raised to power 5 अपॉन 3 raised to power 10। तीनों केसेस की जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमने यहां पे ऐड कर दिया, बस सिंप्लीफिकेशन रह गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेके आना है। तो देखो ध्यान से, 3 raised to power 10 सब में कॉमन आ रहा है और 10 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, इसको यहीं कहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो देखो 2 की पावर 4 और 3 raised to power 10 मैंने कॉमन ले लिया हर एक में से, यहां पे इसको लिख सकता हूं 10 into 9 into 8 into 7 अपॉन 4 3 2 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म हो गया, या फिर और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, चलो कोई ना कर लेते हैं इसको इतना ना, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे अगेन जो ये वैल्यू आएगी वही ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी इतना ही लिख लो आप, 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1, है ना, 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तो खत्म ही हो गया ऊपर से, यहाँ पे बचा 2 और 2 का स्क्वायर और बचा, क्योंकि 2 की पावर 4 आपने बाहर कॉमन ले लिया है, यहाँ पे कितना बचेगा 10 9 8 7 6 अपॉन 5 4 3 2 1, एक 5 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड कर दिया और एक 5 फैक्टोरियल ऊपर से खत्म हो गया, यहाँ पे बचा 2 raised to power 1, ओनली 2 बचा ना। अब बस सिंप्लीफाई कर दो इसको एक बार, यहाँ पे 2 raised to power 4 अपॉन 3 raised to power 10, हर एक में से 10 9 8 7 कॉमन आ रहा है, 10 9 8 7 कॉमन आ रहा है अपॉन 4 3 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 3 2 4 3 2 4 3 2 हर एक में से कॉमन ले लिया, 10 9 8 7 ऊपर से 4 3 2 यहाँ बचा 1 प्लस 10 9 8 7 यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 10 9 8 7 बाहर निकाल लिया, 6 into 2 12 अपॉन यहाँ पे बचा बच्चों 5, ये है इसकी कैलकुलेशन। 4 2 से 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 9, इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये हो गया 4 + 1 5, ये हो गया 5 into 5 25 प्लस 12, 25 और 12 हो गया आपका 37 अपॉन 5, और यहाँ पे बचा 2 raised to power 4 अपॉन 3 raised to power 10 इंटू यहाँ पे कितना बचा 10 3 7,
10 इंटू 3 इंटू 7। ये तो प्रोबेबिलिटी थी हमारी P। उन्होंने पूछा है 3 रेज टू पावर 9 टाइम्स ऑफ P, तो इसमें 3 रेज टू पावर 9 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक बार, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 रेज टू पावर 9 से 3 रेज टू पावर 10 गया 10 टाइम्स, ये 10 से ये 10 चला गया। अब क्या बचा इसमें, थर्टी सेवन इंटू 2 रेज टू पावर 4 का मतलब 16 इंटू 21 अपॉन 5। यहां पे आंसर आना चाहिए आपका, देखते हैं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या कुछ। दिस इज 2 रेज टू पावर 4 अपॉन कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 10 9 8 7 4 3 2 1 10 9 8 7, ये तो अगेन सेम हो गया। 10 9 8 7 6 अपॉन 5 4 3 2 1 इंटू 2, किया तो क्लियर है एकदम। 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 4 दैट इज 5, और वहां पे बचा 12 अपॉन 5, ये भी क्लियर है। 4 2 8 3 3 9 10 3 7, यहां से बचा 10 3 7, 3 रेज टू पावर 10 2 रेज टू पावर 4, ये होना चाहिए ना बच्चों इसका आंसर। द आंसर इज 28288, ये आंसर आ रहा है, बट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है इसमें। तो एक बार आप लोग इसको देख सकते हो भाई, मेथड मैंने आपको बता दिया भाई। केसेस बनाने हैं आपको, 10 मैचेस खेल रहा है कोई भी टीम, और उसके जीतने और हारने के जो मैचेस है उनका डिफरेंस का मॉड 2 या 2 से छोटा आना चाहिए, तो 3 केसेस बनना है। फिर बाइनोमियली आप एनसीआर, सक्सेस की पावर R और फेलियर की पावर n-r से आप देख सकते हो। इसमें शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन बच्चों के थ्रू पता करेगा ये, तो हो सकता है कुछ डेटा में मिस्टेक हो, अदरवाइज कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है ना। तो एक बार आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। मेथड मैंने बता दिया है आपको, दिस इज द बेसिक अप्रोच, और इस तरीके से हमारा पूरा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो 4 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। विश यू गुड लक।